नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 4 वंशागति और विविधता वाला जो अध्याय अपना चल रहा था उससे संबंधित हमने 1 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, खाली रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हैं, या फिर एक लाइन में जिनके उत्तर देने होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा पहले वाले वीडियो में कर ली है। अगर आपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो भी देखना है, ठीक है। और प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, शिद्दत के साथ वीडियो को देखें और अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन करते रहें। हाँ, आपसे एक विशेष अनुरोध ये रहता है कि संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो तो आप देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा करने से होगा क्या कि आपको नया जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता। ये फ्री सेवा है और फ्री में ही हम आपको ये सारी निःशुल्क शिक्षा देने का वादा जो हमने आपसे किया है उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। और आपके साथ ही जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी विषय के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड की परीक्षा में वो बैठ रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को उन तक भी पहुंचाएं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला में। देखते हैं अगला प्रश्न, और पहला प्रश्न है, एक संकर संकरण क्या है? तो देखिए इसमें नाम से ही पता लग रहा है हमें, एक, इसका मतलब एक जोड़ी विपर्यासी या विपरीत लक्षण लेने होंगे। संकरण क्या है? एक संकर संकरण का उपयोग करते हुए प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को समझाइए। देखो एक प्रश्न है और इसमें 3 प्रश्न कवर हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तो परिभाषा किसकी? एक संकर संकरण की। तो एक संकर संकरण या क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें एक समय में एक जीन, देखिए ये विशेष बात ये है, एक जीन के 2 विपर्यासी विभेदकों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आपसे एक संकर संकरण के बजाय पूछे एक जीन की वंशागति को समझाइए, तब आपको यही बात लिखनी है। तो एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति जिसमें एक जीन के 2 विपर्यासी विभेदक की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसके 3 पद हैं। देखिए पहला, शुद्ध प्रजननी जनकों का चयन। सबसे पहले हमें जनक पौधे लेने हैं और वो शुद्ध होने चाहिए। तो मटर के पौधे की लंबाई के लक्षण के 2 विभेदक जैसे लंबा और बोना, जिन्हें कि अपन ट्रेट कहते हैं, है ना। तो इसकी जो लंबाई है, उस जो कैरेक्टर है इसका, लंबेपन का जो इसका लक्षण है, कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेट हैं, एक है लंबा और एक है बोना। तो ऊंचाई के कितने ट्रेट हो गए? 2, लंबा और बोना। तो इनके शुद्ध प्रजनी जनकों का चयन करना है। शुद्ध का मतलब यहां समयुग्मजी, जैसे कैपिटल टी होंगे, और बोने के लिए स्मॉल टी मेंडल के द्वारा यह टर्मिनोलॉजी लगाई गई थी। इनके बीच संकरण तथा F1 पीढ़ी का निर्माण, इन दोनों के बीच में संकरण कराएं, क्रॉस कराएं और F1 पीढ़ी प्राप्त कर लेंगे। अब F1 पीढ़ी के जो पौधे आए हैं इनमें स्वपरागण कराएंगे और F2 पीढ़ी को अपन प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लंबाई को दर्शाने के लिए कैपिटल टी और बोनेपन को दिखाने के लिए स्मॉल टी प्रतीकों का अपन चयन करते हैं। पर जनकों के अलील कैसे होंगे, तो इसकी अपन अब देखो चर्चा करें। इधर देखिए, लंबा पौधा और इसमें लिखा हुआ है कैपिटल टी, इसका मतलब ये शुद्ध हो गया, ये शुद्ध है और ये जनक है, जनक पौधा है ये, इसे अपन पी से दर्शा सकते हैं। बोना पौधा, ये स्मॉल टी, इसका मतलब ये भी शुद्ध है, समयुग्मजी है, तो ये हो गई हमारी जनक पीढ़ी, जिसे हम पी से दर्शाते हैं, पेरेंट। इनसे बनेंगे युग्मक, तो यहां से बना युग्मक कैपिटल टी और यहां से बना स्मॉल टी, ये है इनके गैमीट, ठीक है। इन पौधों के क्रॉस से बना ये पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं इसे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जनक के रूप में हमने जो मटर का पौधा लिया था वो एक था शुद्ध लंबा,
और एक है शुद्ध बोना। इसको दर्शाते हैं कैपिटल टी से, इसको दर्शाते हैं स्मॉल टी से। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में ये वाला पौधा आया। F1 पीढ़ी का ये पौधा था, ये था विषम युग्मजी लंबा। देखिए एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसीलिए हम इसको विषम युग्मजी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब F1 पीढ़ी का जो पौधा आया था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, इनके बीच में आपस में अगर हम स्वपरागण करा दें तो हमें ये पौधे प्राप्त होंगे। कैपिटल टी का एक पौधा मिलेगा, कैपिटल टी वाले दो पौधे मिलेंगे, स्मॉल टी का एक पौधा मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी इनकी F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में एक पौधा शुद्ध लंबा है, दो पौधे संकर लंबे हैं, एक पौधा शुद्ध बौना है। ठीक है, इस एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने दो नियम प्रस्तावित किए। पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा था पृथक्करण का नियम। तो अब हम इन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? एक जोड़ा विपर्यासी विभेदकों में अंतर रखने वाले दो शुद्ध प्रजननी पौधों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल एक जनक के लक्षण प्रकट होते हैं। यह विभेदक प्रभावी तथा दूसरा जो F1 पीढ़ी में छिपा रहता है वो अप्रभावी होता है। मेंडल का प्रभाविता का नियम F2 में अप्रभावी लक्षणों के पुनः प्रकट होने की भी व्याख्या करता है तथा कारकों की विच्छिन्न प्रकृति स्पष्ट करता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो प्रभाविता का नियम दिया गया था, तो आपको इसमें यह भी याद रखना है, मेंडल कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं कारक, तो लक्षणों की वंशागति किससे निर्भर करती है? कारक पर, और कारक को ही अपन कहते हैं जीन। और मेंडल कहते हैं कि ये जो जीन है ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, पीढ़ी में दिखाई देता है या प्रकट होता है, वो प्रभावी होता है, और जो F1 में दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी होता है। लेकिन जो अप्रभावी कैरेक्टर है वो F2 पीढ़ी में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम। ठीक है, आगे देखिए, तो जो प्रभाविता का नियम दिया गया था वो देखिए, एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर या एक जीन की वंशागति के आधार पर मेंडल के द्वारा ये नियम दिया गया था। यहां से मैंने बनाए ये इसके गैमीट और इनसे बना ये वाला पौधा, तो ये पीढ़ी आई F1। प्रभाविता के नियम में आपको ये मैंने जैसे डायग्राम बनाया ये बना के आना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गई जनक पीढ़ी, ये हो गए इसके युग्मक, और ये है F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का जो पौधा है ये है विषम युग्मजी लंबा। F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे, बोना पौधा नहीं था, इसीलिए मेंडल ने एक जीन की वंशागति के आधार पर या एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर जो नियम प्रतिपादित किया था वो प्रभाविता का नियम था। जब आपसे पेपर में प्रभाविता का नियम पूछा जाए तब आपको ये बना के आना होगा इतना सा। ठीक है, और साथ में आपको लिखना क्या होगा कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी होता है, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, और लक्षणों की वंशागति कारक के द्वारा होती है, कारक को आज जीन कहते हैं। कारक शब्द मेंडल के द्वारा दिया गया था और जीन शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये जो जीन होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और F1 पीढ़ी से आगे जो लक्षण आए थे F2 पीढ़ी वाले, अब इधर देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं F1 पीढ़ी,
तो ये जो F1 पीढ़ी का पौधा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में आपस में स्वपरागण करा दिया, तो इससे बनेंगे ये गैमीट इसके। तो मैंने इधर गैमीट बनाए। अब देखिए इस इधर देखो 2 गैमीट है, इधर भी 2 गैमीट है, मैं यहां लिख दूं ना युग्मक। तो इनमें का चेकर बोर्ड बना लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि इधर 2 है और उधर 2 है, तो 2 और 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 बनेंगे। तो कैपिटल टी को मैंने इधर, इस वाली कैपिटल टी को मैंने इधर रख लिया है और इस वाली को इधर रख लिया है, और इस कैपिटल टी को मैंने इधर रखा और इस स्मॉल टी को इधर रखा है, इस तरीके से। तो देखिए यहां ये वाला पौधा आएगा, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो ये वाला पौधा आएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो ये आएगा, क्योंकि बड़े वाले को पहले लिखते हैं तो मैंने उसे पहले लिख दिया है, और इसका इसके साथ कराएंगे तो ये आएगा। इसका मतलब यहां पर देखिए कैपिटल टी का एक पौधा है, तो कैपिटल टी का एक पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 पौधे हैं, स्मॉल टी का एक पौधा है। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। क्या हो गया? जीनोटाइप। अब ऐसे देखें तो कैपिटल टी ये लंबा पौधा है, कैपिटल स्मॉल ये भी लंबे हैं, और ये बौना है। तो लंबे पौधे कितने हैं? तो लंबा पौधा है 3, बौने पौधे कितने हैं? तो आएगा आंसर 1। ये है इसका फिनोटाइप, ये है इसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लेते हैं। इधर देखिए आप, लंबेपन के साथ बौनापन का जीन मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। ये जब जरूरत पड़ती है तब ये दोनों एक दूसरे से पृथक हुए और पृथक होकर ये अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। इसका मतलब इसी के आधार पर मेंडल ने इसका नाम दिया था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अर्थात ये जो अलील हैं ये विसंयोजित होते हैं, ठीक है, और अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। सॉरी, अब देख लेते हैं इसके नियम में अपने को लिखना क्या है। तो देखिए प्रभाविता का नियम आए पेपर में, प्रभाविता का नियम आए तो आपको इतना सा लिखना है, इधर वाला, और पृथक्करण का नियम आए पेपर में तो आपको F1 पीढ़ी से आगे का ये लिख के आना पड़ेगा पृथक्करण के नियम में, ठीक है। अब पृथक्करण के नियम में भाषा क्या लिखनी है अपने को, तो अपन यहां से देख लेते हैं। देखिए विसंयोजन या पृथक्करण का नियम क्या कहता है, तो युग्मक निर्माण के समय अलील युग्मक के दोनों अलील पृथक हो जाते हैं, देखिए पृथक हो गए, तथा निषेचन के समय युग्मकों के यादृच्छिक रैंडम संलयन के कारण उनकी युग्मित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। यह नियम इस तथ्य की भी पुष्टि करता है कि अलील किसी भी अवस्था में सम्मिश्र घुल मिल नहीं पाते हैं, अतः सम्मिश्र वंशागति को इस नियम द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। युग्मक बनते समय चूंकि युग्मक प्रत्येक जीन का केवल एक ही अलील प्राप्त करता है, अतः युग्मक किसी भी विशेषक के लिए शुद्ध होता है। इस कारण पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक हमेशा शुद्ध बना रहता है, वो उस पर दूसरे युग्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे समझ लो एक कमरे में 2 स्टूडेंट साथ रह के पढ़ाई करते हैं, एक स्टूडेंट धूम्रपान करता है या वो नशा करता है और दूसरा स्टूडेंट नशा नहीं करता है। भले ही वो दोनों स्टूडेंट साथ साथ रहते हो और जब वो अलग अलग अपने जाएंगे तो धूम्रपान करने वाला धूम्रपान कर ही रहा है और जो शुद्ध था जो लड़का वो वैसा का वैसा शुद्ध गया, मतलब संगति का असर नहीं आया। तो भले ही वो साथ साथ रहे लेकिन वो एक दूसरे से इस मामले में घुल मिल नहीं पाए, इसीलिए इसको कहते हैं शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और क्योंकि वो पृथक हो रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, इसीलिए पृथक्करण का नियम। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीय विकार क्या होते हैं, प्रमुख मेंडलीय विकारों को समझाइए। तो जो मेंडल के जो विकार हैं, देखिए विकार 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं मेंडलीय विकार और एक होते हैं क्रोमोसोम के विकार। ठीक है, तो यहां चर्चा हो रही है मेंडलीय विकारों के बारे में। उत्तर देखिए यहां लिखा हुआ है, आप इनको नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। मेंडलीय विकार ये विकार प्राय एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं, मेन लाइन है।
ये विकार प्राय एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं। अब इनके उदाहरण क्या हैं? तो उदाहरण देखिए, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता जिसमें कलर नहीं दिखता लाल और हरा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, थैलेसीमिया, ये मुख्य मेंडलीय विकार हैं। ये जो मेंडलीय विकार हैं ये प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी अलिंग गुणसूत्र पर प्रभावी विशेषक का उदाहरण है। ये याद कर लेना, मोस्ट है। अलिंग गुणसूत्र पर प्रभावी विशेषक का उदाहरण है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। दात्र कोशिका अरक्तता ये अलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी विशेषक का उदाहरण है। दात्र कोशिका अरक्तता ये अप्रभावी विशेषक का उदाहरण है, और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ये प्रभावी विशेषक का उदाहरण है। इसी प्रकार हीमोफीलिया ये लिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी विशेषक का उदाहरण है। तीनों मोस्ट हैं, तीनों को आप नोट डाउन कर लें। अगर आपसे पूछा जाए अलिंग गुणसूत्र पर प्रभावी विशेषक का उदाहरण बताइए तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। सॉरी, अगला देखिए, अलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी विशेषक का अगर उदाहरण पूछा जाए तो सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता। अब लिंग गुणसूत्र पर अगर अप्रभावी विशेषक पूछा जाए तो याद रखना है हीमोफीलिया। क्या याद रखना है? हीमोफीलिया। अब इसमें से हीमोफीलिया की वंशागति कैसे है, क्या है, इसको देख लेते हैं। यह रोग लिंग गुणसूत्र X पर अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। प्राय स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं, और वाहक इसलिए होती हैं क्योंकि स्त्री में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए उनमें इसका प्रभाव नहीं आ पाता है, वो वाहक होती हैं। और जबकि पुरुष में एक ही X क्रोमोसोम होता है, इसलिए ये रोगी हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला रोग देखिए, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। इसमें क्या होगा? इसमें है गुणसूत्र नंबर 11। इसमें बीटा ग्लोबिन जीन का 6वें नंबर का कोडोन जो कि GAG होता है, इसके स्थान पर GUG आ जाता है। ऐसा होने से हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की 6वीं स्थिति पर, 6ठे नंबर पर जो ग्लूटामिक अम्ल होता है वो तो हट जाता है, और उसके स्थान पर वेलिन आ जाता है। मतलब ग्लूटामिक एसिड का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इसकी वजह से आरबीसी हाशियाकार और छोटी हो जाती हैं तथा इनका जमाव होने लगता है। ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूरी तरह नहीं पहुंचने से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। यह है आपकी सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ? हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के 6वें अमीनो एसिड ग्लूटामिक का प्रतिस्थापन वेलिन के द्वारा हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 6वें नंबर पर कोडोन होता है GAG सामान्य व्यक्ति के अंदर। लेकिन दात्र कोशिका अरक्तता जब होती है तब क्या होगा? GAG के स्थान पर GUG आ जाता है, और GUG आने की वजह से वेलिन आ जाता है, और वेलिन की वजह से ऐसा होता है जिसमें जो हमारी आरबीसी है वो छोटी हो जाती हैं, हाशियाकार हो जाती हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU कहते हैं इसे, PKU। यह मनुष्य में 12वें गुणसूत्र में विकृति आने के कारण उत्पन्न अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी रोग है। देखो यहां से और यहां ये मेन लाइन है इसकी। यह नवजात शिशु में पाई जाने वाली जन्मजात उपापचयी, जन्मजात मतलब जन्म से ही आएगा ये रोग, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है ये, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है ये। इस रोग में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, और यह एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। लेकिन जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा, और ऐसा नहीं होने से क्या होता है? ब्लड में फिनाइल एलेनिन की अधिकता हो जाती है, और मस्तिष्क के मेरु द्रव्य में फिनाइल एलेनिन के अधिक जमाव के कारण
मानसिक अवरुद्धता आ जाती है, अर्थात बच्चा जड़ बुद्धि का हो जाएगा वो। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपको क्या क्या याद रखना है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोक्सिलेज की कमी होने की वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलता है, फलस्वरूप बॉडी में ब्लड में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है, जिससे मस्तिष्क कैसा हो जाता है, मंदबुद्धि का हो जाता है, ऐसे समझ लो आप। अगला रोग है देखिए वर्णांधता। वर्णांधता जिसमें कलर का ज्ञान नहीं हो, हरे और लाल वाले का, यह एक लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आपको तो केवल एक यही याद रखो, लाल हरी वर्णांधता, लेकिन एक नीली वर्णांधता भी होती है, आपको याद रखनी है लाल हरी। स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं, वही बात, क्योंकि इनमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं इसलिए, जबकि पुरुष इसके मतलब रोगी होते हैं क्योंकि उनमें एक एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को उचित आरेख द्वारा समझाइए। तो ये मनुष्य का लिंग निर्धारण है। देखिए हमारे अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY होते हैं और स्त्री में XX होते हैं। इससे ये देखो युग्मक बने 22+X 22+Y, और स्त्री में बनेंगे 22+X 22+X। अब इनसे जो संतति बनेगी वो इस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, मेन लाइन है, याद रखनी है। नर में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर में शुक्र जनन से 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 50% शुक्राणुओं में X क्रोमोसोम होता है और शेष आधे में Y क्रोमोसोम होता है। स्त्री में बनने वाले सभी अंडे X गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक है, X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु का अंडाणु से अगर निषेचन होता है तो जायगोट XX स्त्री में, और यदि Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन होता है तो जायगोट में XY गुणसूत्र होंगे, अर्थात इससे नर का विकास होता है। तो इस तरीके से ये मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का डायग्राम है। डायग्राम आपको विशेष रूप से बना के आना है, तो आपके नंबर कटने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ZZ ये नर होगा और ZW ये मादा होगी। इसमें मादा विषम युग्मजी होती है, और पक्षियों में जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो डिपेंड मादा पे करता है, नर पे नहीं करता है, जबकि मनुष्य के अंदर ये डिपेंड करता है नर पर। और एक आपको इसमें देखना है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का उचित आरेख द्वारा इसको समझाना है। तो देखिए पक्षियों में ZW ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो ZZ ये नर होगा समयुग्मजी, ZW ये मादा होगी विषम युग्मजी। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, तो मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित, ये आपको याद रखना है, मधुमक्खी में अगुणित और द्विगुणित मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसमें लिंग निर्धारण मधुमक्खी द्वारा प्राप्त गुणसूत्र सेट पर निर्भर करता है। गुणसूत्र का सेट आएगा कि नहीं आएगा उस पर। एक शुक्राणु एवं अंडाणु के जुड़ने से, युग्मन से जुड़ने से द्विगुणित 2n बराबर 32 संतति एक मादा रानी तथा श्रमिक में विकसित होती है, जबकि एक अनिषेचित अंडाणु अनिषेक जनन द्वारा केवल n बराबर 16 मतलब हैप्लॉइड, तो इससे नर ड्रोन विकसित होते हैं। नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं, जबकि मादा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु उत्पादित करती है। देखिए नर में पहले से ही n बराबर 16 क्रोमोसोम है, अर्धसूत्री विभाजन करा देंगे तो 8 रह जाएंगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। और मादा में n 2n बराबर 32 है, तो वहां पर तो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि क्रोमोसोम की संख्या बराबर बनी रहे। इधर देखिए, इधर समझिए, देखो मादा में क्रोमोसोम की संख्या है 32 और नर में है केवल 16, तो नर में समसूत्री विभाजन होता है जिससे ये युग्मक बना जिसमें 16 क्रोमोसोम है, और मादा के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे ये 2 कोशिकाएं बनी, इनमें जाएंगे 16-16। अगर केवल इससे 16 से मतलब बिना निषेचन के और अगर बच्चा बना, लार्वा बना मधुमक्खी का, तो वो नर होगा, और
ये 16 और 16 आपस में इनमें निषेचन हुआ और निषेचन के बाद तो इसमें मादा मधुमक्खी बनेगी जिसमें 32 क्रोमोसोम जाएंगे। तो मधुमक्खियों में जो फीमेल होती है उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, वो डिप्लॉइड होती है, और जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखो ये स्क्रीन पर, क्रोमोसोमीय विकार क्या होते हैं। अब यहां पर देखो क्रोमोसोमीय विकार, गुणसूत्रों, क्रोमोसोमीय विकार आपके सिलेबस में 3 दे रखे हैं। पहला, गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए, अनुपस्थिति हो जाए, असामान्य विन्यास हो जाए, इसके कारण विकार उत्पन्न होते हैं, इन्हें क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। और ये क्रोमोसोमीय विकार आपके सिलेबस में 3 दे रखे हैं, एक है डाउन सिंड्रोम, एक है टर्नर सिंड्रोम, एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए सिलेबस में इस तरीके से ये रखे गए हैं। डाउन सिंड्रोम ये किसी में भी हो सकता है, मेल फीमेल में। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल में होता है तो मैंने एफ लिख दिया है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल मेल में होता है तो मैंने एम लिख दिया है। और ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम को खोज करने वाले थे लैंगडम डाउन। इसमें 21वें गुणसूत्रों की 1 प्रति अधिक हो जाती है, तो 40 + 1 अर्थात टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे। इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं ट्राइसोमी 21। टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल में पाया जाता है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो गुणसूत्र होंगे उस फीमेल में 44 + x = 45, है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में पाया जाता है, इसमें एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, और इस प्रकार इस पुरुष में टोटल क्रोमोसोम की संख्या होगी 47। ठीक है, आगे देखिए द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। देखिए एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, द्विसंकर में 2 जोड़ी ले लेंगे। तो जब मेंडल को एक युग्म विकल्पी लक्षणों के क्रॉस अर्थात एक संकर क्रॉस या एक गुण वंशागति में सफलता प्राप्त हो गई, तो उसने 2 युग्म विकल्पियों को एक साथ लिया, और इस प्रकार अध्ययन को द्विसंकर संकरण कहा गया। अर्थात 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के मध्य, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं, तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, या इसे द्विजीन की वंशागति कहते हैं। और इसके आधार पर जो नियम दिया गया था उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या है, एक से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का साथ साथ अध्ययन करने पर प्रत्येक जोड़ी विपर्यासी लक्षण के कारक अन्य विपर्यासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं, अर्थात प्रत्येक लक्षण की वंशागति अन्य लक्षणों की वंशागति से स्वतंत्र होती है, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया था। इस हेतु मेंडल ने क्या किया था, गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीजों को चुना था। ठीक है, इस तरीके से। तो वाई वाई पीले के लिए है, आर आर राउंड गोल के लिए है, स्मॉल वाई हरे के लिए है, और स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए है। तो इस प्रकार से मेंडल ने 2 जीन की वंशागति का अध्ययन किया था। और ये इसका देखिए डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं, मैं दोबारा से बना देता हूं। इधर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीले, इनका क्रॉस कराया स्मॉल आर वाई, यहां से युग्मक बनेगा कैपिटल आर वाई, यहां से बनेगा स्मॉल वाई, और इनसे बनेगा कैपिटल आर वाई। इस तरीके से चाहे आप इनको वाई को पहले ले लो, आर को बाद में कर लो, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा सेम। ये जो पौधे आए वो F1 पीढ़ी के थे, इनका स्वपरागण कराया गया, तो कैपिटल आर वाई, और इनसे बनेंगे ये वाले युग्मक कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से। तो बस ऐसे ही 4 सेम इसके बनेंगे, इनको ऐसे रखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आता है। बात इधर देखो आप, यहां पर हमने गोल पीले पौधे लिए थे, ये 9 प्राप्त हुए, और झुर्रीदार हरे ये तो जनक जैसे हैं, ये 1 प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए झुर्रीदार जो कैरेक्टर है वो हरे के साथ था, लेकिन देखो पीले के साथ आ गया, तो ये 3 पौधे ऐसे आए।
और हरा कैरेक्टर ये गोल के साथ चला गया, ये 3 आई, ये 3 और 3, ये जो 6 पौधे हैं ना, ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। ये 9 पौधे जनक जैसे हैं और वो एक पौधा भी जनक जैसा है, लेकिन ये 6 पौधे पीले झुर्रीदार और हरे गोल ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये इसका फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप, और ये है इसका जीनोटाइप। 12 24 12 12 1 ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, ऐसे याद करो, 1 2 2 4 1 2 1 2 1 याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लेना 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1। और अगर ये याद नहीं हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप इधर देखिए, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, आपको याद है एक संकर संकरण में एक जोड़ी लक्षण लिया गया, एक जोड़ी, तो इसका फिनोटाइप आया था 3:1। और जब हम दो जोड़ी ले लें तो मैं ऐसे लिख लूं, 2 बार लिख सकते हैं ना। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण एक संकर संकरण का जो फिनोटाइप था वो 3:1 आता है, क्योंकि वहां एक जोड़ी कैरेक्टर लिया तो मैंने एक बार लिखा 3:1। और जब 2 जोड़ी लेंगे, 2 जीन की वंशागति कराएंगे तो 2 जोड़ी लेंगे या 2 संकर संकरण, तो मैंने 2 बार लिख लिया 3:1। अब देखो यहां पर जेनेटिक्स के हिसाब से हमें इनका गुणा कर देना है, तो गुणा कैसे करते हैं जेनेटिक्स के हिसाब से, तो देखिए पहले 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इधर आ जाओ, 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। ये 2 जोड़ी अर्थात 2 जीन की वंशागति या 2 संकर संकरण का फिनोटाइप हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, अगर आपको याद नहीं आए तो। और जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं। देखिए एक संकर संकरण का जीनोटाइप है 1:2:1, और 2 संकर संकरण का जीनोटाइप क्या होगा, तो 2 संकर में क्योंकि हम 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं तो मैं इसको 2 बार लिख लूंगा। अब देखो, अब क्रॉस करा दो, गुणा करा दो इनका, तो पहले इस 1 का गुणा कराएंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा कराएंगे 2 के साथ 2 आएगा, फिर 1 का गुणा कराएंगे 1 के साथ तो फिर 1 आ जाएगा। अब 2 का गुणा कराइए 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, आ गया। अब 1 का फिर कराओ तो सेम ही तो लौटेगा। इनको गिनो, 2 3 4 4 और 2 6 और 4 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 के आगे। इनका थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो देखिए 12 24 फिर 12 1, 2 एकन 2 2 दूनी 4, ये 2 आएगा। इस तरीके से 12 24 12 12 1 ये जीनोटाइप है। तो ये थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक है, तो इससे आप याद कर पाओगे। तबीयत सही नहीं है, थोड़ी सी डिस्टर्ब, बार बार खांसी आ रही है, हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। सह प्रभाविता मोस्ट है, उदाहरण भी देना है। तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों अलील जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी जीनों की बराबर अभिव्यक्ति होती है। जैसे मनुष्य का रुधिर वर्ग A, B, O की वंशागति, मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग होते हैं, जैसे A, B, AB और O। इनकी वंशागति निर्भर करती है जीन I पर। इसके 3 विकल्प होते हैं, IA, IB और स्मॉल I। IA की उपस्थिति से रक्त समूह आएगा A, IB से आएगा ब्लड ग्रुप B, IA, IB के कारण आता है AB, और ये जो AB है यही सह प्रभाविता को दर्शाता है, और स्मॉल I और I से आता है ब्लड ग्रुप O। अब आपको क्या याद रखना है, सह प्रभाविता मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति में जो जो जीनोटाइप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और जो फिनोटाइप हैं
फिनोटाइप, तो ये फिनोटाइप होते हैं इसमें 6 प्रकार के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फिनोटाइप होते हैं 4 और जीनोटाइप होते हैं 6, ऐसे याद रखना है। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? श्वान पुष्प में या श्वान पुष्प की जगह पर एंटीराइनम आ जाए, है ना, तो आपको याद रखना है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं जब तक आप ये प्रश्न का जो उत्तर है इसको पढ़ लें। जब कोई प्रभावी लक्षण जोड़े के दूसरे लक्षण को पूरी तरह नहीं दबा पाए, जब कोई प्रभावी लक्षण जोड़े का जो दूसरा लक्षण है उसे पूरी तरीके से नहीं दबा पाता है, तो वहां पूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। इसमें प्रभावी व अप्रभावी का संबंध नहीं होता। ठीक है, उदाहरण इसका आपको क्या देना है? स्नैपड्रैगन एंटीराइनम। इसमें 2 प्रकार के फूल आते हैं, एक होता है लाल और एक होता है सफेद। लाल को दर्शा रहे हैं कैपिटल आर से और सफेद को दर्शा रहे हैं स्मॉल आर से। इन दोनों में जब अपन क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में मेंडल के नियम के अनुसार लाल फूल आना चाहिए था, लेकिन यहां कैसा आया भैया? गुलाबी आया। ये गुलाबी आया जो किसको दर्शा रहा है? अपूर्ण प्रभाविता को। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका चेकरबोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अगला है वंशावली विश्लेषण। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हैं, तो वीडियो को पॉज करते जाएं, इनको आप एक बार नोट डाउन कर लें और लिखते भी चले साथ में। देखिए, वंशावली विश्लेषण, वंश वृक्ष या आरेख के रूप में कुछ आनुवंशिक विशेषकों का 2 या अधिक पीढ़ियों का अभिलेख वंशावली या पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण कहलाता है। अतः लक्षणों की वंशागति का मनुष्य की अनेक पीढ़ियों में विश्लेषण करना ही वंशावली विश्लेषण है। ठीक है, अब मनुष्य में ऐसा तो है नहीं जैसे मटर पे मेंडल ने प्रयोग किया उस तरीके के प्रयोग कर लें, तो वो तो संभव नहीं है। इसलिए यहां वंशावली विश्लेषण का सहायता ली जाती है। लक्षण सामान्य या बिना किसी महत्व के हो सकते हैं, जैसे जीव को बेलनाकार करना या विशेष चिकित्सकीय महत्व के लक्षण जैसे आनुवंशिक विकार, इनके लिए वंशावली विश्लेषण किया जाता है। महत्व क्या है इसका? चूंकि मनुष्यों में अनेक नैतिक और जैविक कारणों से तुलनार्थ संकरण नहीं कराया जा सकता, जैसा कि मटर पे करा रहे थे, अतः आनुवंशिक विकारों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए वंश वृक्ष की मदद ली जाती है। किसी दंपत्ति को उनकी वंशावली के आधार पर उनके बच्चों में हो सकने वाली असामान्यताओं के बारे में समय से अवगत कराया जा सकता है, इसलिए वंशावली विश्लेषण कराते हैं। और वंशावली विश्लेषण से मनुष्य के लिंग संलग्न रोगों की वंशागति संबंधी हमारा ज्ञान समृद्ध हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण। तो यह जानने के लिए किया गया क्रॉस कि प्रभावी लक्षण के लिए जो अज्ञात जीनोटाइप वाला जो जीव समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, अर्थात अज्ञात जो हमें कोई पौधा दिया गया है उसकी समयुग्मजी या विषमयुग्मजी स्थिति का पता लगाने के लिए हम परीक्षार्थ संकरण करते हैं। अर्थात F2 अज्ञात जीव का संकरण अप्रभावी जनक जीव से कराया जाए, तो जो अज्ञात जीव है उसका संकरण हम जब अप्रभावी जनक के जीव के साथ कराते हैं तो हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। परीक्षार्थ संकरण से यह पता लगाया जाता है कि प्रभावी जीव समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। इस संकरण में अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव का समयुग्मजी अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है। एक संकर प्रभावी इस प्रकार के संकरण में केवल प्रभावी जीन उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं, हम इधर ऐसे समझ सकते हैं
जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, ठीक है। और जब ये जो F1 पीढ़ी का जो पौधा आया, इस F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं तो फिर देखिए आगे जो संतति आएगी वो 50-50% आएगी। अगर 50-50% संतति आती है, 50-50% संतति आती है तो ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा। मोनोहाइब्रिड। अगर जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो बराबर आए, जैसे 1:2:1, 1:2:1, तो आप समझ लीजिए बात किसकी हो रही है, अपूर्ण प्रभाविता की। किसकी बात हो रही है, अपूर्ण प्रभाविता की। जीनोटाइप फिनोटाइप सेम आ रहा था इधर, ठीक है। अगर संतति 50-50% आ रही है तो समझ लो टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये जो 50-50% संतति आई, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें दिया गया अज्ञात पौधा है वो कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा। कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा, ठीक है। आपके सिलेबस में इससे संबंधित जो डायग्राम दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपको एक अज्ञात फूल दे दिया, ठीक है, और उस अज्ञात फूल में आपने ये कंडीशन मान ली हो या फिर ये कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती हैं उसकी, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो ये जो फूल दिया है इसका क्रॉस हम किससे कराएंगे, अप्रभावी जनक से कराएंगे। तो सेम दो पार्ट कर लेते ना इसके, इसका भी तो कराएंगे इसी के साथ। अब देखो चेकर बोर्ड ही बना ले, दो 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 का गुणा 2 से करेंगे तो वही 4 ही आएगा। तो इधर लिखा मैंने कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो देखो यहां आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। देखो ये दो पौधे एक जैसे हैं और ये दो पौधे एक जैसे हैं, यही कंडीशन आएगी, ठीक है। तो देखो 50% पौधे एक जैसे हैं, 50% पौधे एक जैसे हैं, तो समझ लो अगर बराबर बराबर संतति आ रही है तो जो दिया गया अज्ञात कोई भी प्लांट है वो कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा। अब इधर की कंडीशन देख लेते हैं। ये डब्लू मैंने दोनों इधर लगा दिए हैं और ये इधर लगा दिए हैं। तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अगर 100% संतति एक जैसी आ रही हो तो फिर जो दिया गया अज्ञात कोई भी पादप है वो समयुग्मजी होगा। 50-50% आ रहे हैं तो विषमयुग्मजी होगा, और 100% संतति एक जैसी आ रही है तो दिया गया वो अज्ञात पुष्प हो या पादप हो कोई भी हो वो समयुग्मजी होगा। इसका पता हमें टेस्ट क्रॉस से लग जाता है। किससे लग जाता है, टेस्ट क्रॉस से। तो टेस्ट क्रॉस करते ही इसीलिए है क्योंकि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी स्थिति का हमें पता लग जाए। तो ये हो गया वंशावली विश्लेषण, परीक्षार्थ संकरण। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत तो सट्टन और बोवेरी के द्वारा ये दिया गया था। मेंडल के कारकों को इसने वाहक है, क्रोमोसोम के युग्म बनने तथा अलग होने से कारकों का विसंयोजन एवं स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। इसे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत कहते हैं। सीधा सीधा है, वंशागति को यहाँ क्रोमोसोम के आधार पर दर्शाया गया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। अब क्रोमोसोम और जीन में क्या है अंतर, तो क्रोमोसोम और जीन की तुलना देखें तो जीन के युग्म विकल्पियों के समान ही गुणसूत्र भी युग्मों के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब जीन जोड़े में होते हैं तो क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं, तथा एक जीन के दोनों विकल्पी समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर पाए जाते हैं, परंतु जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं।
तथा एक क्रोमोसोम युग्म दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। भले ये जोड़े में पाए जाएं, लेकिन इसका विसंयोजन स्वतंत्र होता है। उत्परिवर्तन तो किसी जीव की आनुवांशिक संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में भी वंशानुगत हो सकते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात आनुवांशिक संरचना का मतलब हो गया डीएनए या जीन। ये उत्परिवर्तन दो प्रकार के हैं, एक बिंदु उत्परिवर्तन जिसे जीन उत्परिवर्तन भी कहते हैं, और एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, तो बिंदु उत्परिवर्तन का तो आपको उदाहरण याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया। यदि जीनी संरचना में परिवर्तन होने से जीव के गुणों में अचानक परिवर्तन आते हैं तो इसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों में जीनों की संख्या या उनके पुनर्विन्यास में परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संरचना में अगर बदलाव आ जाए तो उसे कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं इस पूरे वीडियो के जो चैप्टर में से संबंधित जो क्वेश्चन हैं इनको एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लें और इनको आप नोट डाउन कर लें। अगले वीडियो में हम वंशागति के गुणसूत्र आणविक आधार की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आप संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले वीडियो को अपलोड होते ही। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर आपका था मेंडल से संबंधित ये चैप्टर था, इसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, और ये यहाँ खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सा हमारा सहयोग भी करना होगा। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, मिशन शेखावाटी के द्वारा दी गई ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि आप हमारा सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम और मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको केवल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आपके साथी जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल सके। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।